दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। नामांकन भरने का काम पूरा हो चुका है, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को राजनीतिक विश्लेषक जिस तरह से एक तरफा मान रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के लोग काफी हद तक निश्चिंत मान रहे हैं खुद को। कहीं हरियाणा तो नहीं दोहरा जाएगा, हरियाणा वाला खेल महाराष्ट्र में तो नहीं हो जाएगा। इस बात को लेकर भी आशंका बलवती होती जा रही है। हरियाणा में भी यही हालात थे। जनता बदलाव चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव ने ट्रेलर भी दिखाया था, लेकिन उस ट्रेलर को लेकर निश्चिंत हो जाना और कुछ रणनीतिक भूल करना, यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ। लेकिन याद रखिए, महाराष्ट्र में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी भी नहीं है। बीजेपी के साथ भी दो सहयोगी दल हैं, बड़े सहयोगी दल। कांग्रेस के साथ भी दो बड़े सहयोगी दल हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी भी फ्रंट पर नहीं है, भले ही सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी भी फ्रंट पर नहीं है, भले ही सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। बड़ा विचित्र स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और बिहार की राजनीति बिल्कुल अजीबोगरीब तरीके से भारतीय जनता पार्टी को परेशान करती रहती है। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बहुत अनुकूल नहीं होते, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव को जितना एक तरफा माना जा रहा है, क्या वो वाकई एक तरफा है? जमीनी रिपोर्टर्स, जिला स्तर पर मौजूद पत्रकार, स्थानीय विश्लेषक, सबसे हम लोग बराबर कांटेक्ट में रहते हैं और एक एक जिलों की जो रिपोर्ट मिलती है, सबका यही कहना है कि महाविकास आघाड़ी के पक्ष में एक तरफा आंधी जैसी स्थिति है। लेकिन इस आंधी जैसी स्थिति की पड़ताल के लिए कुछ तथ्यों की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। लोकसभा चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आंधी जैसी स्थिति थी। ठीक है कि सिंबल के, चुनाव चिन्ह के गफलत के चक्कर में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी, उसकी सीटें अपेक्षित नहीं आई जितनी उम्मीद थी। लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी यानी राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो इंडिया गठबंधन ने जीत ली थी। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को सिर्फ 18 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। 23 सीटें लगातार 2 बार से जीत रही भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट में, 1 अंकों में सिमट गई थी। लेकिन इन आंकड़ों को यदि विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें, इन आंकड़ों को यदि वोट प्रतिशत के लिहाज से देखें, तो हालात उतने अनुकूल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में नहीं लगेंगे जितना आमतौर पर लोग मान रहे हैं। हो सकता है उससे ज्यादा अनुकूल हो जाए, ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी को मिल जाए, 200 का आंकड़ा भी पार हो जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उस चुनाव के आंकड़े कम से कम महाविकास आघाड़ी को हरियाणा जैसी गफलत से बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन के तीनों प्रमुख दलों को जोड़कर देखें तो वोट प्रतिशत के लिहाज से लगभग 1% का ही अंतर था दोनों गठबंधन के बीच। महाविकास आघाड़ी को 43.9% वोट मिले थे, 43.9%। और महायुति, जिसे एनडीए कहते हैं, उस महायुति को कितने वोट मिले थे? 42.8% वोट मिले थे। हमारी स्क्रीन पर यह वोट प्रतिशत का आंकड़ा आप देख सकते हैं कि किन पार्टियों को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। बात यदि महायुति से ही शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और उसे 26.2% वोट मिले। एक पार्टी के तौर पर सबसे ज्यादा सीटें भी वही लड़ रही थी, स्वाभाविक है कि ज्यादा वोट प्रतिशत उसे मिले। 26.2% वोट बीजेपी को मिले। शिवसेना यानी एकनाथ शिंदे गुट जिसे कहते हैं, उसे 13% वोट मिले, जो 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। और 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली अजीत पवार की पार्टी को, जो केवल 1 सीट जीत पाई, उसे 3.6% वोट मिले थे। और इन तीनों का योग यदि आप देखें तो 26.2, 13 और 3.6, यह आंकड़ा पहुंचता है 42.8%, 42.8%। इससे केवल 1.1% ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय स्वरूप यानी महाविकास आघाड़ी एमवीए को मिले थे।
एमवीए को टोटल मिले थे 43.9% वोट। और एमवीए के ब्रेकअप को देखें, सबसे ज्यादा 21 सीटों पर शिवसेना लड़ी थी, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट, शिवसेना यूबीटी, उसे 16.7% वोट मिले। 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी कांग्रेस पार्टी, 17 सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस पार्टी ने 13 सीटें जीती, उसे 16.9% वोट मिले। शिवसेना यूबीटी को 21 सीटें लड़ने के बावजूद सीटें भले ही 9 मिली, क्योंकि गफलत की वजह से उनकी सीटें कम हो गई। चुनाव चिन्ह को लेकर जो गफलत थी कि असली शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट का सिंबल कौन है। और वहीं सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शरद पवार की पार्टी जो 10 सीटें लड़ रही थी, 8 सीटें जीती और 10.3% वोट मिल पाए। इन तीनों के वोटों को जोड़कर देखें तो 43.9% वोट होते हैं। यानी महायुति यानी एनडीए गठबंधन के पास 42.8% वोट और महाविकास आघाड़ी के पास 43.9% वोट, 1.1% वोटों का अंतर। लेकिन यह बात भी याद रखनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ दूसरे मुद्दे हावी होते हैं जो क्षेत्रीयता के दायरे से लोग ऊपर मानते हैं। सीटों के मामले में कहें तो 151 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी विधानसभा सीटों में, पर लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीटों पर 151 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे थी, वहीं एनडीए यानी महायुति केवल 128 सीटों पर आगे थी। लेकिन अब हालात अलग है। अब चुनाव चिन्ह की गफलत भी, जैसा वहां के राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, जमीन पर काफी हद तक दूर हो गई है और लोगों को पता चल गया है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी यूबीटी का चुनाव चिन्ह मशाल छाप है, मशाल चुनाव चिन्ह है। और मशाल चुनाव चिन्ह को लेकर के वो तमाम जो महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के लोग हैं अपनी तरफ से भी उसे लेकर जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे एनसीपी शरद पवार के लोग हैं। अब इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को यदि देखें, सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है बीजेपी के आंकड़ों को देखना, क्योंकि अंततः महायुति के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर कोई चुनाव लड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 150 के करीब सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 106 विधायक 2019 की विधानसभा में जीते थे, लोकसभा चुनाव में भले ही उसकी सीटें 9 पर अटक गई थी, लेकिन वो 83 विधानसभा सीटों पर आगे थी। जी हां, 83 विधानसभा सीटों पर आगे थी। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो उसके दोनों सहयोगी दल हैं, उन दोनों को मिला करके देखें तो केवल 45 सीटों पर आगे थे। 20 सीटों पर चुनाव लड़े थे लोकसभा की, और 20 सीटों के अंतर्गत 20 गुना 6 यानी 120 विधानसभा सीटें आती है, केवल वो 45 पर आगे थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 28 पर, 28 गुना 6 यानी 168 विधानसभा सीटें होती है। 168 विधानसभा सीटों में 83 सीटों पर यानी लगभग आधी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी। और इस बात को ध्यान रखना होगा, महाविकास आघाड़ी के घटक दलों को इस बात को ध्यान रखना होगा कि उनकी चिंता शरद पवार गुट की चिंता या उद्धव ठाकरे गुट की चिंता या कांग्रेस की चिंता एकनाथ शिंदे और अजीत पवार नहीं है। उनकी असल चिंता भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की को लोकसभा में सीटें भले ही 9 मिली थी, वो 83 विधानसभा सीटों पर आते थे, आगे थे। 168 विधानसभा सीटें 28 लोकसभा सीटों में पड़ती है, जिन 28 लोकसभा सीटों में बीजेपी लड़ी थी। और 168 में से 83 लगभग 50% सीटों पर वो आगे थे। विधानसभा से सिर्फ 23 सीटें ही तो कम थी, जब पिछले विधानसभा चुनाव में वो 106 सीटें जीते थे, 23 ही कम थी। और इस बार यदि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 83 पर बनाकर रखने में कामयाब हो गई तो तय मानिए कि महाराष्ट्र में वो अपेक्षित सफलता महाविकास आघाड़ी को मिलने में दिक्कत हो सकती है, जिसकी उम्मीद महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं। और ये पूरा चुनाव, भले ही कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में ज्यादा सीटें जीत ली, लेकिन ये पूरा चुनाव जाकर सिमटता जा रहा है उद्धव ठाकरे और शरद पवार का जो विराट व्यक्तित्व महाराष्ट्र के भीतर घूम रहा है। किसी भी अलायंस के पास, दोनों गठबंधन में किसी भी गठबंधन के पास इन दोनों चेहरे से बड़े चेहरे आपको दिखाई नहीं देंगे।
इन दोनों से ज्यादा बड़ी सिंपैथी, इन दोनों से ज्यादा बड़ी सहानुभूति दोनों गठबंधनों में किसी नेता के प्रति दिखाई नहीं देगी। शरद पवार, मराठा छत्रप, मराठा वोटर और दूसरे समुदायों के वोटर भी, जब बात शरद पवार की आती है तो तमाम राजनीतिक, दलीय और जातीय, सामुदायिक, धार्मिक, सांप्रदायिक सीमाएं टूटती हुई नजर आती है। बात यदि उद्धव ठाकरे की आती है तो हिंदुत्व जरूर जुड़ता है, लेकिन चुनावी हिंदुत्व नहीं जुड़ता। वो मराठा हिंदुत्व, मराठी हिंदुत्व जुड़ता है, जिस मराठी हिंदुत्व में छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप दिखाई देती है, जिसमें सर्वधर्म समभाव की बात दिखाई देती है, सबको साथ लेकर चलने की बात दिखाई देती है। वो हिंदुत्व जुड़ता है। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे कटेंगे गिरोह वहां पर फेल होता हुआ दिखाई देता है। आज की तारीख में भाजपा को जो 83 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी, उन 83 विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को कैसे 35-40 सीटें कम की जाए, ये महाविकास आघाड़ी ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो पूरा का पूरा चुनाव एक बार फिर फंसता हुआ नजर आ सकता है। 1.1% वोटों के अंतर में मान सकते हैं कि 4% वोटों के आसपास जो 13% वोट शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को मिले, 16.7% वोट जो उद्धव ठाकरे गुट को मिले, 3.7% का ही अंतर है। अगर चुनाव चिन्ह की गफलत नहीं होती तो वहां के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सिंगल डिजिट में, एक अंकों में एकनाथ शिंदे के वोट प्रतिशत होते हैं उनकी शिवसेना के, और ये आंकड़ा 20 से ऊपर जा सकता था उद्धव ठाकरे गुट के लिए। लेकिन ये मामला तो सिर्फ उनके बीच का है, शिवसेना के दोनों गुटों के बीच का। सवाल तो यहां असली भारतीय जनता पार्टी का है। देवेंद्र फडणवीस हो या ना हो चेहरा, अमित शाह की चाणक्य नीति चले या ना चले, नरेंद्र मोदी के चेहरे को भले ही गुजरात के साथ जोड़ करके महाराष्ट्र के लोग देखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यदि 83 सीटों पर बढ़त बनाई तो तय मानिए कि वो 83 सीटें उनके एजेंडे में सबसे ऊपर होंगी। तय मानिए कि 83 के आंकड़े को ये कोशिश कर रहे होंगे कि बढ़ाकर 100 के पार ले जाएं, भले ही हालात कितने विकट हों। और आज की तारीख में सिर्फ ये दो चेहरे जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, यही दो चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के 83 के आंकड़े को 35-40 कम करके 50 के नीचे रोक सकते हैं, क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति की जमीनी समझ है, उनके पक्ष में माहौल है, उनके कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में ज्यादा जोशीले तरीके से जमीन पर दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुद्दा आधारित राजनीति करने वाली राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस मध्य वर्ग, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की बात करती हुई नजर आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब इलेक्टोरल मशीनरी की बात होती है, कांग्रेस पार्टी की के संगठन की बात होती है और उस संगठन के जमीन पर काम करने की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी को पीछे तो चलना पड़ेगा इन दोनों पार्टियों के, तभी जाकर चुनाव का नतीजा महाविकास आघाड़ी के पक्ष में अपेक्षित रूप से आता हुआ दिखाई दे सकता है। आगे आगे देखते जाइए, मुंबई से लेकर विदर्भ तक, खानदेश से लेकर के मराठवाड़ा तक और कोंकण से लेकर उत्तर महाराष्ट्र तक जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में बने हुए हैं, उससे महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की गुंजाइश तो है, लेकिन अति आत्मविश्वास हरियाणा वाले खेल को निमंत्रण भी दे सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।